हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट की रिवीजन सीरीज में आगे चलते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होता है तो उस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो ये ऐसे हमें बताने वाला है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव, कि भाई इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ वर्ड्स के ग्रीन में हाईलाइट कर रखे हैं, कुछ वर्ड्स मेरे रेड में हाईलाइटेड है। जो रेड में हाईलाइटेड है वो आपके कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं जब आप अपने खुद से सेल्फ लर्निंग के लिए या सेल्फ रिवीजन के लिए बैठे, तो आपको इन कीवर्ड्स पे फोकस करना है। एंड जो कि भी हमारे ग्रीन में हाईलाइटेड है वो सारे शॉर्ट फॉर्म्स है जो मैंने वर्ड्स के लिखे हैं। आप बोलोगे मैम ये शॉर्ट फॉर्म्स हमें कैसे पता चलेंगे। देखो, जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी तब मैं आपको सारे शॉर्ट फॉर्म्स यहीं पे लिखवाऊंगी। प्लस जब अपना पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा मैं आपको एक एब्रीविएशन शीट दूंगी जिसमें ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स एक साथ लिखे हुए होंगे। तो अभी आप लिखो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखोगे तो भी आप उस एब्रीविएशन शीट से सारा अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये नोट्स कैसे बने हुए हैं। एंड हाँ, मैं एक चीज की आपको अश्योरेंस देना चाहती हूँ कि इस नोट्स में सब कुछ कवर है। यानी आपका पूरा आईसीआई मैट कवर है, आपके ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स कवर है, यानी कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। यानी आपने इन 4 पेजेस को फॉर द स्टैंडर्ड अगर कवर कर लिया तो पूरा आपका स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा। एंड आईसीआई इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, सब कुछ इसके अंदर में से ही आएगा। ठीक है, तो इतना कर लिया, दैट इज मोर 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 देन सफिशिएंट। ठीक है, तो अपने रिवीजन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। मैं आपको पहले जितने भी इसमें शॉर्ट वर्ड यूज हुए उनको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे रोमम यूज हुआ है। रोमम का मतलब क्या है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। ओके, एफएस का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड एसएई का मतलब क्या है हमारा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो हमने ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिफाई असेस रोमम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड। देखो, अपना जो रोमम होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है एरर के थ्रू यानी गलती से हो गया, एंड एक होता है फ्रॉड के थ्रू यानी इंटेंशनली किया गया है। तो ज्यादा हार्मफुल क्या होगा, जो कि फ्रॉड के थ्रू होगा यानी किसी ने इंटेंशनली किया होगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये पूरा स्टैंडर्ड हमारे उसी रिस्क को कवर कर रहा है जो कि हुआ है फ्रॉड के थ्रू। बिकॉज एरर के थ्रू हुआ तो वो तो गलती से हो गया, लेकिन फ्रॉड के थ्रू यानी वो ज्यादा हार्मफुल होगा। तो ये पूरा स्टैंडर्ड फ्रॉड के थ्रू हुए हुए रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बात करने वाला है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा, टू आइडेंटिफाई एंड असेस दैट रिस्क, मतलब जो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे असेस करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि जब हमने अपना फ्रॉड मतलब अपना रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया, तो उसके बाद हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स हम लगाएंगे तो हमें ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। तो हमें सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आ गया, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। अब हमें ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे तो हम उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज हमने किया तो हमारा एक कंक्लूजन बना होगा। अब कंक्लूजन में क्या हो सकता है कि हाँ यहाँ पे एक फ्रॉड है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यहाँ पे एक फ्रॉड है तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि अब हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड में क्या क्या आ गया, एक तो आगे रिपोर्टिंग की, हमें रिपोर्ट किस किस को करना है, मैनेजमेंट को करना है, टीसीडब्ल्यूजी को करना है, लीगल अथॉरिटीज को करना है, एंड हमारी ओपिनियन में भी कैसे लैंग्वेज जाएगी। तो ये सब हमारा किसमें कवर हो गया, रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी 3 पार्ट्स में बाइफरकेट होता है। सबसे पहला हो गया आइडेंटिफाई एंड असेस रोमम, सेकंड हो गया टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, एंड थर्ड इज टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो ये हो गए अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स। इनको बिल्कुल कहानी की तरह करना है कि सबसे पहले हम रिस्क क्या करेंगे, आइडेंटिफाई असेस करेंगे। रिस्क हमने आइडेंटिफाई असेस कर लिया, देन हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। ऑडिट प्रोसीजर लगा के हमें क्या मिलेगा, हमें ऑडिट एविडेंसेस मिलेंगे। ऑडिट एविडेंसेस हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद हमारा कंक्लूजन बनेगा। कंक्लूजन के बेसिस पे हम रिस्पॉन्ड करेंगे एप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो इस कहानी से आपके तीनों ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे वो समझाएंगे कि भाई फ्रॉड क्या होता है, मिस स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले अपन मिस स्टेटमेंट समझ लेते हैं। देखो मिस स्टेटमेंट्स में मैंने नीचे क्या लिखा है कि एक तो फ्रॉड के थ्रू एंड एक एरर के थ्रू। फ्रॉड क्या है, इंटेंशनली किया गया है, एंड एरर क्या है, हमारा अनइंटेंशनली गलती से क्लरिकल एरर की वजह से हो गया। ठीक है, आगे फ्रॉड में क्या लिखा हुआ है कि भाई फ्रॉड में भी दो टाइप के होते हैं। एक तो जो हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी करी है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी कैसे कि भाई हमने कुछ अकाउंट्स पेबल में गलती कर दी, अकाउंट्स पेबल में गलती कर दी, हमने रेवेन्यू ऊपर नीचे कर दिया, हमने विंडो ड्रेसिंग कर दी। तो वो हमारे कौन से मिस स्टेटमेंट्स होते हैं, वो हमारे होते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी लिखती हूँ, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती कर रहे हैं हम। एंड दूसरा क्या है, फ्रॉम एमओए। एमओए क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, यानी हम असेट्स की चोरी कर रहे हैं, वो भी एक तरह का फ्रॉड है भाई। अब किसी की ज्वेलरी का बिजनेस है, अगर उसने एक कोई 10 तोले की चोरी भी चुरा ली तो वो तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना ज्वेलर को। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे दो तरीके से फ्रॉड हो सकते हैं, एक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती करके, और दूसरा हो सकता है कि हम असेट्स को चुरा लें, उनका मिस एप्रोप्रिएशन करें, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। या फिर देखो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी जिससे हर सीए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगा, कि अपने स्टडी मटेरियल्स को प्रिंट करना ऑफिस के प्रिंटर से। ऑनेस्टली गाइस, मैं भी करती थी, अगर मेरे प्रिंसिपल मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये करती थी छुप छुप के। तो हाँ, वो भी एक तरह का मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स है कि हम ऑफिस के प्रिंटर को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, उससे अपने पर्सनल नोट्स हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, हमारे फ्रॉड दो तरीके के हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंड दूसरा असेट्स की चोरी करके या उन्हें अपने पर्सनल यूज में ला करके। ठीक है, अब देखो हम अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो एक कोई ह्यूमन कर रहा होगा, तो वो फ्रॉड क्यों करेगा, क्या रीजंस हो सकते हैं। चलो क्यों, क्या रीजंस हो सकते हैं उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि फ्रॉड क्या होता है। ठीक है, फिर आपको फ्रॉड क्यों होता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है फ्रॉड में, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट, मतलब जानबूझ के किया गया, बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, अमंग मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एम्प्लॉइज और अदर्स। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस फ्रॉड में इंडिविजुअल्स होंगे, ह्यूमन होंगे, कौन कौन हो सकते हैं भाई, मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी खुद हो सकता है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, मतलब कहते हैं ना कल्यूजन, एक साथ बहुत सारे जने आकर के फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो चीजें हो सकती है। या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर उसमें इतनी है, मतलब कि स्कोप की वो कर सकता है, थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं इस फ्रॉड में। इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन, डिसेप्शन क्या होता है, धोखा देना, कि हम किसी तरह से धोखा दे करके कि भाई हमने तो दिखा दिया कि हमने इतना माल परचेज किया, लेकिन एक्चुअल में तो कंपनी के पास कोई माल आया नहीं, और हमने पेमेंट करा दिया, पेमेंट किसके पास गया, घूम के मेरे पर्सनल अकाउंट में आ गया। तो मैंने क्या किया, धोखा दिया है कंपनी को। तो यहाँ पे क्या है कि हम फ्रॉड में क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन टू obtain एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। अब जो घूम के पैसा मेरे पास आया वो तो मेरा इलीगल एडवांटेज था ना, मतलब वो एक्चुअली तो पैसा मुझे बनता नहीं था, सिर्फ वो पैसा मुझे मिल गया, मेरे अकाउंट में आ गया, तो मुझे क्या मिला, इलीगल एडवांटेज मिला। तो फ्रॉड में क्या होता है कि हम इंटेंशनली इसको करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टीज भी हो सकती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिसेप्शन करते हैं, यानी हम धोखा देते हैं टू obtain अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। तो फ्रॉड में समझ में आया फ्रॉड की क्या डेफिनेशन होती है। तो जो देखो इसमें जितने भी अपने रेड में हाईलाइटेड है ना वर्ड्स, इनको याद कर लेना, ये की वर्ड्स है हमारे इस डेफिनेशन के, एंड कई बार यूज हो जाते हैं अगर हमें एग्जांपल्स ऑफ लिखने होते हैं कि किन किन एग्जांपल्स हैं इंसेंटिव में, प्रेशर में, तो उसमें पहले हमें फ्रॉड की भी लिखनी पड़ जाती है डेफिनेशन। तो इसलिए फ्रॉड की डेफिनेशन को आप याद कर लेना। ठीक है, अब नीचे देखते हैं कि फ्रॉड किन रीजन से हो सकता है। देखो फ्रॉड के तीन रीजन है बेसिकली। सबसे पहला तो इंसेंटिव या प्रेशर। इंसेंटिव या प्रेशर आप कैसे समझ सकते हो, फॉर सपोज अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ एंड मेरा मैनेजर मेरे पास आके बोलता है कि अगर इस महीने में तुम्हारा ये सेल्स टारगेट है, अगर तुमने इसको मीट कर लिया तो मैं तुम्हें बोनस दूंगा, और अगर तुमने इसे मीट नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ,
अगर मुझे बोनस मिलेगा तो वो मेरे लिए क्या एक इंसेंटिव है, लेकिन अगर मैंने मीट नहीं किया और मुझे नौकरी से निकाल दिया तो वो मेरे लिए एक प्रेशर है। तो यहाँ पे दोनों केस आ गए, इंसेंटिव भी है, प्रेशर भी है। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं इस सेल्स टारगेट को मीट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं किसी तरह धोखा करके, डिसेप्शन करके अपने सेल्स टारगेट को मीट करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंसेंटिव भी हो गया, प्रेशर भी हो गया। दूसरा अपना कौन सा रीजन आता है कि इस वजह से हो सकता है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है कि भाई अगर कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल्स है, देखो पूरी कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन से चलती है, जो ह्यूमंस ने एक प्रोसीजर, एक सेट प्रोसीजर बनाया होता है, इंटरनल कंट्रोल्स उसके थ्रू चलती है। अगर हमने एक बार सेट कर दिया कि ओके दिस डॉक्यूमेंट 5 लोगों से वेरीफाई होकर ही आगे जाएगा, तो वो 5 लोगों से वेरीफाई होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कहीं भी ब्रेकेज आ गया तो वो इंटरनल कंट्रोल हमारा प्रॉपर नहीं है। तो अगर मुझे दिख रहा है कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही बने हुए हैं लेकिन कोई उसे फॉलो नहीं करता एंड ना ही उसका कोई फॉलो अप लिया जाता है, तो मुझे वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। भले मुझ पे इंसेंटिव प्रेशर नहीं है, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार बढ़िया इंटरनल कंट्रोल्स उनके कुछ खास अच्छे हैं नहीं, और अगर मैंने फ्रॉड कर भी दिया और अगर मैंने 1-2 महीने में ऐसे छोड़ के चली गई तो मैं तो एकदम बढ़िया, मुझे कोई पकड़ने वाला भी नहीं है। तो अगर हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो भी फ्रॉड हो सकता है। दूसरा होता है एटीट्यूड रैशनलाइजेशन। वो क्या होता है कि भाई मुझ पे भली से इंसेंटिव है, प्रेशर आ रहा है मुझ पे, या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है फ्रॉड करने की, लेकिन मेरी खुद का मेरा कॉन्शियस मुझे बोलता है कि नहीं यार ऐसे काम नहीं करना है नन्ही, हमें एकदम प्रॉपरली काम करना है, ऐसे धोखा करके हमें कोई भी ना अपनी नौकरी नहीं बचानी, या फिर हमें बोनस नहीं लेना, या फिर भली से मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कंट्रोल अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे गलत काम नहीं करने वाली हूँ। तो वो एक होता है हमारा एटीट्यूड, हमारा रेशनलाइजेशन, हमारा कॉन्शियस कि वो हमें क्या बोल रहा है। अगर मुझे लगता है कि यार क्या दिक्कत है, वैसे ही कंपनी मुझे कौन सा अच्छा पैसा देती है, कर लेते हैं फ्रॉड, अगर मेरे मन में ऐसा है तो मैं फ्रॉड कर लूंगी। तो बेसिकली ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो इंसेंटिव प्रेशर, अगर मुझे कोई बाहर से इंसेंटिव प्रेशर मिल रहा है, या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर मेरे अंदर का मन मुझे बोल रहा है कि यार नहीं करना चाहिए, मेरा अंदर का मन मुझे बोल रहा है कि यार कर ले फ्रॉड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक 3 रीजन होते हैं जिस वजह से फ्रॉड होता है। ठीक है, तो समझ में आया पूरा कि फ्रॉड क्या होता है, मिसस्टेटमेंट्स क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो मैंने अभी आपको ऊपर ही पढ़ाया था कि फ्रॉड 2 तरीके का हो सकता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती एंड दूसरा असेट्स की चोरी या उसे पर्सनल यूज में ला करके। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती एंड दूसरा मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो अब उनकी नीचे डिटेलिंग अपने पास गिवन है। तो सबसे पहले फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या गिवन है इसमें, एफएफआर में बी अकम्प्लिश्ड बाय। अब एफएफआर में मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गलती किन किन तरीकों से करी जा सकती है। सबसे पहला मैनिपुलेशन करके, फॉल्सिफिकेशन यानी गलत चीजें दिखा करके, या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑल्टर करके। यानी सबसे पहला तो मैनिपुलेट करना, ऑल्टर करना, सबसे पहला तो पॉइंट यही आ गया। दूसरा मिसरिप्रेजेंटेशन इन or intentional omission from financial statements of events, transactions और other significant information। यानी जो एक्चुअल में इवेंट या ट्रांजेक्शन हुआ है उसको अलग तरीके से दिखाना, उसे मिस रिप्रेजेंट करना, या फिर उसे दिखाना ही नहीं। मतलब कहते हैं ना कि ये तो मतलब हमारे लिए अच्छा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बड़ा पैसा इसमें खर्च हो गया, इसको दिखाते ही नहीं, इसको छुपा जाते हैं। तो अगर इस तरह से किया गया है तो वो भी हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट बनेगा। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ गिवन होते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, यानी हमारे इंडियस में गिवन होते हैं। तो अगर उसमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गिवन है उसके बेसिस पे हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी बनी है हम उसको यूज नहीं कर रहे और उसका हम मिस एप्लीकेशन कर रहे हैं। यानी अगर उसमें लिखा है कि हमें ये कॉस्ट बेसिस पे दिखाना है, लेकिन हम कॉस्ट बेसिस पे नहीं दिखा रहे, हम रिवाइज मॉडल पे दिखा रहे हैं, तो वो सब हमारा मिस एप्लीकेशन में आएगा। तो यहाँ पे अपने बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्हें ऑल्टर कर रहे हैं। दूसरा हमारे जो इवेंट्स या ट्रांजेक्शन्स हुए उन्हें हम मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम उन्हें ओमिट कर रहे हैं, या फिर हमारी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम मिस अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके 3 पॉइंट्स है, कैसे आप याद रख सकते हो। ये वाला जो निमोनिक है ये मैंने नहीं बनाया है, मैं अभी आपको जो बताने वाली हूँ ये हमारे दूसरे सर ने बनाया था, जिनके मैंने भी वीडियो रेफर करे थे इन दी रिवीजन टाइम। सो मैं उन्हीं का ही अपना निमोनिक ले रही हूँ। तो क्या निमोनिक है, बेसिकली फ्रॉड कौन करता है, 2 लोग करते हैं, एक मैन करते हैं एंड दूसरे मिस करती हैं। ठीक है, आदमी और औरत दोनों ही फ्रॉड करते हैं। मैन क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है एंड ऑल्टरेशन करता है। एंड दूसरा
मिस क्या करती है, मिस करती है मिस रिप्रेजेंट। आजकल तो वैसे भी यही चल रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन ही चल रहा है, मिस रिप्रेजेंट करती है। एंड दूसरा क्या करती है, मिस अप्लाई करती है, मिस एप्लीकेशन। तो आप इससे याद रख सकते हो फ्रॉड कौन करता है, आदमी और औरत करते हैं, मैन एंड मिस करती है। मैन क्या करता है, मैनिपुलेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मिस क्या करती है, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड इंटेंशनल ओमिशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। एंड मिस और क्या करती है, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से आपके ये तीनों पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। FFR often involves MOC। MOC क्या है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, MOC is management override of controls। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो, इंटरनल कंट्रोल से कमियां बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। अपन ने ये पढ़ा था ऐसे 200 में कि इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करना, उन्हें इंप्लीमेंट करना एंड मेंटेन करना, तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट की होती है। अब देखो, अगर कोई इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट खुद ही बना रहा है तो उसकी पूरी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मैनेजमेंट की होगी। एंड वो जब जैसा चाहे उसे चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, या खुद अप्लाई, मतलब कोई उसको नहीं माने तो भी चलेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स बना रहा है वो उन्हें आराम से ओवरराइड कर सकते हैं। एंड उस केस में एफएफआर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो एफएफआर किस किस टेक्निक से कर सकते हैं, यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती किस किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये गिवन है कि टेक्निक्स क्या रहेंगी इफ हमारा जो मैनेजमेंट है वो ओवरराइड कर रहा है कंट्रोल्स को। तो उस केस में हमारा एफएफआर यानी हमारी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस किस टेक्निक से हो सकती है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आपको थोड़ा सा समझ में आया कि फ्रॉड वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट, हमारा टीसीडब्ल्यू जी, जो एकदम कोर पार्ट में ऊपर टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इजी होता है फ्रॉड करना, बिकॉज वही सारे कंट्रोल्स देखने वाले हैं। एंड वो किसी कंट्रोल को हटाएं, लगाएं, फॉलो करें नहीं करें, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। तो इसलिए वो बहुत इजी पोजीशन में होते हैं टू डू एनी सच फ्रॉड। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास टेक्निक्स ही गिवन है कि ऐसे जो इजी फ्रॉड करने वाले लोग हो सकते हैं वो किन किन तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको देखो, बेसिकली इस पैरा के लिए एक लाइन याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में वो लाइन आई तो आपको यही पॉइंट्स को लिखना है, और वो लाइन क्या है हमारी, MOC यानी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। ये बिल्कुल स्पेसिफिक है कि अगर हमारा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स हो रहा है तो उस केस में किन टेक्निक से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सिर्फ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के अंदर ही आएंगे और किसी में नहीं आने वाले। प्लीज गाइस बी मेंशन इट कि हाँ, ये हमें सिर्फ जब क्वेश्चन में मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स लिखा होगा तभी हम इन सारे 6 पॉइंट्स को यूज करने वाले हैं, अदरवाइज कहीं और यूज नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिकली इसके लिए है। ठीक है, तो इसको हम मेंशन करके रख लो कि ये आपको अपने क्वेश्चन के लिए एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना है। आई एम हाईलाइटिंग ओवर इट। ठीक है, अब देख लेते हैं टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, रिकॉर्डिंग fictitious journal entries close to period end of accounting period. Second, inappropriately adjusting assumptions estimate account balances. यहाँ पे सेकेंड 2 आप ऐड कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है, inappropriately adjusting assumptions to estimate account balances। एस्टिमेट क्या होता है, देखो, अगर हमें ना ईयर एंड पे कुछ प्रोविजंस बनाने होते हैं तो उसमें हमारा जजमेंट्स ही होते हैं, assumptions लिए जाते हैं। तो अगर हम उस assumptions में चेंजेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट की जजमेंट्स अजीब से हो रहे हैं, तो आराम से प्रोविजन को चेंज किया जा सकता है, कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता है। तो एक ये भी केस बनता है ऑफ द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, omitting, advancing or delaying recognition and financial statements of transaction that occur during the reporting period। ये तो हमने पढ़ा ही था, intentional omission और misrepresentation, तो ये उसी का ही पार्ट है। Concealing or not disclosing facts that could affect amounts recorded in the financial statements। अब अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं या फिर कुछ अमाउंट्स जो हम नहीं दिखा रहे हैं या फिर उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी हमारा fraudulent financial reporting का पार्ट बनेगा। Engaging in complex transactions to misrepresent financial position और financial performance। financial position क्या कहते हैं, जो बैलेंस शीट होती है। financial performance क्या होती है, जो हमारा P&L होता है, बिकॉज बैलेंस शीट में एज ए डेट फिगर्स आते हैं कि हमारी आज की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की भाई हमारे पूरे साल की क्या परफॉर्मेंस रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है कि भाई एक को पे किया, मतलब एक को माल बेचा, फिर उससे बेचा, आगे बेचा 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 करके, इस तरह से अगर हमने राउंड ट्रिपिंग कर दी कि भाई हमने ऐसा करके 10 जनों को बेचा था, 10वें जने ने वापस से मुझे बेच दिया, तो अगर हमने इस तरह से कोई राउंड ट्रिपिंग करी है, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में एंगेज हुए, तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो वो भी हमारा होता है फ्रॉड। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, अगर हमने कोई अजीब से ट्रांजेक्शन आउटसाइड कोर्स ऑफ बिजनेस जाकर के, अगर कोई ड्यूरिंग द पीरियड हमने ट्रांजेक्शन करे हैं, तो अगर हम उसमें कुछ रिकॉर्ड्स में ऑल्टर कर रहे हैं, उसे छुपाने के लिए उसके टर्म्स को कुछ चेंज कर रहे हैं, या फिर कुछ अमाउंट को इधर उधर कर रहे हैं, गलत अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, तो वो भी हमारे फ्रॉड में कवर होता है। तो बेसिकली ये सब क्यों हो सकता है, बिकॉज अगर कोई एम्प्लॉय करना चाहेगा तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम टर्म्स में चेंज कर रहे हैं, या फिर हम इसको अलग तरीके से रिपोर्ट करें। लेकिन अगर एक मैनेजमेंट ने आके अकाउंटेंट को बोला कि नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे दिखा, तो मानेगा, बिकॉज उसे अपनी नौकरी प्यारी है। तो ये बहुत ईजी होता है फॉर द मैनेजमेंट टू डू एनी सच फ्रॉड। नेक्स्ट आता है कि मैम हम ऐसे ये 6 पॉइंट्स को कैसे लर्न करें, बिकॉज आपने बोला है कि हमें स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के लिए ही इसे याद करना है। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हो, उसके लिए एकदम शॉर्ट से मैंने लाइन बनाई है। देखो, मैनेजमेंट ओवरराइड करके कंट्रोल्स को किन टेक्निक से अपने फ्रॉड कर सकता है, तो वो टेक्निक बेसिकली मैनेजमेंट क्या कर सकता है कि वो ऑल्टर करेगा, ओमिट करेगा। किसे ओमिट करेगा? जनरल एंट्रीज को ओमिट करेगा। क्यों करेगा? टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंस एंड टू कंसील कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। देखो, ये स्टोरी मैंने क्यों बनाई है, ताकि आपके सारे मेन पॉइंट्स कवर हो जाए। कैसे कवर हो रहे हैं इसमें आपके सारे पॉइंट्स? ऑल्टरिंग से क्या है हमारा? ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ कवर हो गया। ओमिटिंग से क्या है? ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलिंग रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। एंड जेई क्या है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस। अकाउंट बैलेंसेस से क्या हो गया? inappropriately adjusting assumption to estimate account balances and to conceal complex and to conceal से क्या आएगा? concealing or not disclosing facts। and complex transaction से क्या आ गया? engaging in complex transaction। यानी आपके 6 पॉइंट्स इससे कवर हो रहे हैं, एंड आप आराम से इसे याद कर सकते हो। altering and omitting journal entries to estimate account balances and to conceal complex transactions। इसके थ्रू मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फ्रॉड कर सकता है। तो आराम से एकदम स्टोरी के थ्रू मैनेजमेंट ओवरराइड करके कंट्रोल्स को किन टेक्निक्स को यूज कर सकता है टू डू दी फ्रॉड? ऑल्टरिंग एंड ओमिटिंग जनरल एंट्रीज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस एंड टू कंसील कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो इसे आप अपने उसमें लिख सकते हैं टू लर्न। आगे चलते हैं। अब आगे अपना दूसरे तरीका का फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, यानी असेट्स की चोरी हमने अपना पर्सनल यूज में लाना। MOA involves theft of entities assets and is often perpetrated, मतलब चोरी करना ही होता है, in relatively small and immaterial amounts। यानी ऐसे नहीं कि चोरी में हमने कोई बड़ी सारी मशीन को उठा करके ले गए, वो तो पता चल जाएगा। हम हमेशा से छोटे अमाउंट्स में करते हैं, छोटी साइज वाले इन्वेंट्री फिक्स असेट्स के साथ करते हैं, ताकि किसी को पता नहीं चले, अपनी बस जेब में रखे एंड निकल गए। ऐसे ही हम स्मॉल स्मॉल साइज में, स्मॉल अमाउंट्स में ही करते हैं। इट कैन बी अकम्प्लिश, मतलब चोरी किस किस तरीके से हो सकती है? एम्बेजलिंग रिसीट्स, यानी जो भी हमारा कस्टमर से पैसा आ रहा है उसे अपने पास रख लेना एंड उनके अकाउंट्स को बेड डेट दिखा देना, तो इस तरीके से हमारा अकाउंट भी बैलेंस हो गया एंड हमारे पास पैसे भी आ गए। स्टीलिंग फिजिकल असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो भी कंपनी की असेट्स है उनको चुराना। कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव, मतलब हमने ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंपनी से पे करवा दिया जो कंपनी ने कभी रिसीव ही नहीं की थी, एंड वो पैसा किसके पास गया? वो मेरे ही पर्सनल अकाउंट में आ गया, तो ये भी एक फ्रॉड में आता है। यूजिंग एन एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल यूज, इसमें तो बहुत कॉमन से एग्जांपल जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। फॉर्म के पर्सनल के प्रिंटर को अपने स्टडी मटेरियल प्रिंट करने के लिए यूज करना। Auditor may suspect or identify occurrence of fraud. But he does not make legal determination of whether fraud has actually occurred. देखो, ऑडिटर क्या करता है? सिर्फ ढूंढता है, उसे लगता है कि फ्रॉड है तो वो आइडेंटिफाई करता है, लेकिन लीगल डिटर्मिनेशन करना, यानी एक बार मतलब होता है ना कि अपना फैसला देना कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड है, वो ऑडिटर के हाथ में नहीं होता, वो हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ के हाथ में होता है। ऑडिटर जाके सिर्फ अपने सबूत पेश कर सकता है कि मेरे सामने ये सब चीजें आई हैं, कोर्ट फिर खुद उसे एनालाइज करेगा, खुद अपना डिसीजन देगा कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड है तो इस केस में ये पनिशमेंट आनी चाहिए, फ्रॉड यहाँ पे फ्रॉड नहीं है तो इनको छोड़ दिया जाए। तो वो सारा लीगल डिटर्मिनेशन कोर्ट ऑफ लॉ के पास होता है, वो ऑडिटर के पास नहीं होता है। वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, सस्पेक्ट करता है, और अगर उसे सबूत मिलते हैं तो वो जाके कोर्ट में उन्हें पेश करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में है। अब बात आएगी कि इसे हम लर्न कैसे करें। देखो, इसे याद करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है।
किस 3 तरीके से है इसमें। एक तो जब हम रिसीव कर रहे हैं तब हम चोरी कर सकते हैं, या फिर जब हम पे कर रहे हैं तब हम चोरी कर सकते हैं, या फिर हम असेट्स में चोरी कर सकते हैं। असेट्स में चोरी कैसे कर सकते हैं कि एक तो चुरा ही लेना और दूसरा अपने पर्सनल यूज में लाना। हो गए इस तरह से सारे अपने चारों पॉइंट्स। रिसीव में कैसे कि हम रिसीव्स को एम्बेजल कर रहे हैं पे, यानी मैंने गुड्स और सर्विसेज ऐसे के लिए पेमेंट करवा दी जो कंपनी को कभी रिसीव ही नहीं हुआ था। असेट्स में क्या हो गया, उनको चोरी करना, या फिर असेट्स को हम अपने पर्सनल यूज में लाना। तो इस तरह से करके आपके चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। आगे चलते हैं हम। अब ये देखो, ये आपके एमसीक्यू पर्पज से ये लाइन मैंने यहाँ पे गिवन है। एमसीक्यू क्या गिवन है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है ये, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। कि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ऐसे फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, उन्हें डिटेक्ट करना। भाई वो कभी भी ऑडिटर की नहीं हो सकती, बिकॉज ऑडिटर तो भाई पूरे ईयर एंड पे आकर के चीजों को देखेगा, लेकिन पूरे साल तो कंपनी के मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने ध्यान रखा है ना। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सिर्फ मैनेजमेंट इन टीसीडब्ल्यूजी की रही। सेकेंडरी आप ऑडिटर की कह सकते हो कि भाई उसे आगे सब चीजें प्रॉपर्ली चेक करनी है, लेकिन एक बार के लिए फर्स्ट हैंड पे उसे प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना हमेशा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। प्लीज मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। बच्चे उस गलती करते हैं कि भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम पूरा स्टैंडर्ड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। द आंसर इज नो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की ही रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, रिस्क डिटेक्शन। Risk of not detecting material misstatement resulting from fraud is higher than one resulting from error। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बिकॉज वो जानबूझ के किया गया है। बिकॉज फ्रॉड may involve sophisticated and carefully organized schemes designed to conceal it। मतलब ऐसे थोड़ी कि आज फ्रॉड के मन में आए और आज ही फ्रॉड कर दिया, नहीं, पहले पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सब की जाती है एंड देन फ्रॉड किया जाता है, तो उसे भाई ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। तो देखो, मैं आपको आंसर के लिए एक चीज सजेस्ट करूंगी कि ये जो लाइन लिखी हुई है, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट। गाइस, इस पूरे कीवर्ड को एक साथ प्रॉपर्ली लर्न कर लो, बिकॉज जब एग्जामिनर इस लाइन को देखता है ना, वो एकदम से खुश हो जाता है कि यार बच्चे ने पूरा एज इट इज ऐसे का मटेरियल लिखा है। तो गाइस, मैं आपको बहुत स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लाइन को अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज। भाई अब ऑडिटर की एबिलिटी की भाई उस फ्रॉड को ढूंढ पाएगा नहीं ढूंढ पाएगा, वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं कि भाई सबसे पहला तो हो गया स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर, यानी जिसने फ्रॉड किया है वो कितना स्किलफुल है, कितना उसे छुपा कर करा है, किसने एकदम ऐसा कंसील किया है उसे कि भाई कोई आसानी से ढूंढ नहीं सकता। अगर वो इतना स्किलफुल होगा तो ऑडिटर को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और ऐसे कोई एकदम बच्चा सा कोई होगा तो वो ऑडिटर आराम से ढूंढ लेगा। फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार किया गया, और एक्सटेंट भाई कितना बड़ा किया गया है। अगर देखो फ्रॉड ऐसा है कि बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट्स के किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं, तो वो पकड़ में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर किसी ने एक दो बार ही किया है और छोटे छोटे अमाउंट्स में कर रहा है कि भाई उसका काम चलता रहे, तो वो पकड़ना मुश्किल होता है। डिग्री ऑफ कल्यूजन इन्वॉल्व। कल्यूजन क्या होता है कि भाई एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज आकर के कर रहे हैं। भाई क्या हुआ कि जो परचेज डिपार्टमेंट वाला है वो भी मिल गया, एंड जो स्टोर वाला इंसान है वो भी मिल गया। परचेज वाले ने भी दिखा दिया कि हाँ हमें ये पैसा मिला है, एंड स्टोर वाले ने अपने बुक्स में भी, अपने रिकॉर्ड्स में भी दिखा दिया कि हमारे पास ये गुड्स रिसीव हुए हैं। तो क्या हुआ, दोनों ने कन्फ्यूजन करके पैसा ही गायब कर दिया। तो ये भी मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग मिले हुए होंगे एक दूसरे के साथ तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन अगर लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, अलग अलग अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो उसे पकड़ना इजी रहेगा। रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स मैनिपुलेटेड। वही वापस से वही बात आ गई कि अगर हमने जो इंडिविजुअल अमाउंट को गबन किया है, उसको मैनिपुलेट किया है या फिर उसको छुपाया है, अगर वो बड़े अमाउंट का होगा तो उसे पकड़ना इजी रहेगा, लेकिन अगर वो छोटे छोटे अमाउंट्स के होंगे तो उसे पकड़ना डिफिकल्ट होगा। सीनियरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। देखो ये फिर वापस से मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की बात आ गई कि भाई एकदम किसी टॉप मोस्ट वाले इंसान ने किया होगा, तो वो तो कंट्रोल्स को कैसे भी चाहे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है, तो उसे पकड़ना मुश्किल होगा। तो जितने ज्यादा सीनियरिटी वाले इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उनके द्वारा किए हुए मैनिपुलेशन को पकड़ना मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज नीचे वाले जो एम्प्लॉयज करते हैं उनको तो वैसे ही ऊपर वालों का डर होता है। तो अगर उन्होंने नीचे कुछ किया तो ऊपर वालों को वैसे ही पता चल जाएगा, तो वैसे ही पकड़े जाएंगे, लेकिन ऊपर वालों ने किया तो उसे पकड़ना मुश्किल होता है।
रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन फॉर एम्प्लॉय फ्रॉड। देखो वापस से वही बात आ गई, मैनेजमेंट को फ्रॉड पकड़ना बहुत मुश्किल है और अगर उसे नहीं पकड़ा तो वो बड़ा रिस्क बनता है, बिकॉज मैनेजमेंट इज इन अ पोजीशन टू मैनिपुलेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रेजेंट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ओवरराइड कंट्रोल प्रोसीजर्स। समझ में आई पूरी बात? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, FRR। ये क्या होता है मैम? बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं ये कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से फ्रॉड होता है। देखो मैंने आपको ऊपर रीजंस बताए थे कि किन किन रीजंस की वजह से, ऐसा नहीं कि कोई इंसान पैदा ही फ्रॉड करने के लिए होता है, नहीं, उसे कोई इंसेंटिव उसे दिख रहा होता है, कोई प्रेशर होता है उसके ऊपर, या उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, या फिर उसका एटीट्यूड रैशनलाइजेशन मान लेता है कि हाँ फ्रॉड कर सकते हैं, तो ही जाकर के फ्रॉड होता है। तो अब ये जो कंडीशंस पैदा होती हैं कि इंसेंटिव है, प्रेशर है, तो वो किन बेसिस पे बनती है, उनके पीछे की बैकग्राउंड क्या होते हैं, वो पूरा हमारा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में कवर होता है। बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने आपको ये जो 3 पॉइंट्स बताए हैं, ये हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं। क्या होते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स? ऐसे इवेंट्स या कंडीशन जिनकी वजह से फ्रॉड होता है। FRRF are events or conditions that indicate, क्या इंडिकेट? इंसेंटिव प्रेशर टू कमिट फ्रॉड। यानी देखो सबसे पहला वाला क्या, इंसेंटिव या प्रेशर हो रहा है टू कमिट फ्रॉड, ये हमारा वन ऑफ द फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। और उसके ये दो एग्जांपल्स गिवन है, वही सेम जो मैंने आपको ऊपर पूरे समझाए थे। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको कंट्रोल दिख रहे हैं, अच्छे नहीं है, तो वो एक होता है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे गिवन नहीं है, एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन अगर आपका कॉन्शियस हाँ करता है तो हाँ इसमें फ्रॉड होता है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है, यहाँ पे मॉड्यूल में या फिर ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे कोई डाला नहीं है। यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स गिवन है, लेकिन हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते 3 है, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड एटीट्यूड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है। अब ये जो 3 अपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं वो अपन पूरा इन डिटेल अब पढ़ने वाले हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? इंसेंटिव या प्रेशर। इन इसके पॉइंट्स आप कैसे याद कर सकते हो? इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन के बेसिस पे। अब देखो क्या क्या पॉइंट्स अपने पास। सबसे पहला हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, भाई इतने सप्लायर्स बढ़ चुके हैं कि अब तो मार्केट प्लेस ही नहीं बची है, मार्केट पोजीशन ही नहीं है, मार्केट परसेंटेज ही नहीं बचा है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हमारे पास फिर तो रेवेन्यू ही नहीं बचेगा। देन हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस सच एज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, भी टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती जा रही है कि हमारे जो पुराना प्रोडक्ट है वो तो ऑब्सलीट होता जा रहा है, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ रही है एंड हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं आ पा रहा। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड, भाई कस्टमर डिमांड भी कम हो चुकी है, पहले जितने कस्टमर्स थे अब उसके आधे ही रह चुके हैं, तो वो हमारे रेवेन्यू को कम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लॉसेस मेकिंग थ्रेट ऑफ बैंकरप्सी, फोरक्लोजर और होस्टाइल टेक ओवर, भाई अब अगर कस्टमर डिमांड कम हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो हमारा ऑपरेटिंग लॉस आएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है दूसरी कंपनी हमें खरीद ले, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है। रेकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज, अब भाई अगर हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे हमारा नेगेटिव कैश फ्लो होने लग जाएगा, हमारे पास पैसा ही नहीं बचेगा, हम सैलरी कैसे देंगे, बाकी चीजें कैसे मेंटेन करेंगे, तो कंपनी बंद हो जाएगी। रैपिड ग्रोथ और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू अदर कंपनीज इन सेम इंडस्ट्री, देखो जब बुरा होता है तब भी बुरा लगता है यार इतना बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन बाकी पूरी इंडस्ट्री तो नीचे जा रही है लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो भी सोचने में आता है कि यार मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि पूरी इंडस्ट्री तो नीचे जा रही है, मेरी पीयर कंपनीज नीचे जा रही है, लेकिन मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही मेरी कंपनी में, कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, तो भी एक शक होता है कि यार ये चल क्या रहा है, या फिर ये इस तरह का ट्रेंड है कि अभी एकदम बूम आ रहा है और एकदम पूरी कंपनी नीचे चल जाएगी। इस तरह की चीज होती है ना कि तूफान से पहले की शांति, तो एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है लेकिन फिर एकदम से डाउनफॉल आएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए ये भी कहते हैं कि बुरा चल रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन सब कुछ बहुत एकदम हाई उस पर चल रहा है तो वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। देन न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारे अकाउंटिंग में स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस हो गए तो भी हमें इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्रॉड करने के वो है कि क्या हमारे ये प्रेशर क्रिएट करते हैं या फिर इंसेंटिव क्रिएट करते हैं टू कमिट फ्रॉड, और इसके 3 बेसिस क्या है हमारे? इकोनॉमिक, इंडस्ट्री या एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस। अब इसको आप कैसे बाइफिकेट करोगे? ई के अंदर यानी हमारे इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है? हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस, अब देखो इकोनॉमिक के अंदर वही पॉइंट्स आएंगे जो पूरी इंडस्ट्री पे ओवरऑल से इम्पैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो पूरे सारे तरह के बिजनेस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया? रैपिड चेंजेस आ गया एंड हमारे न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गया। अब इंडस्ट्री बेस्ड चीजें क्या हो सकती है कि कंपटीशन बढ़ रहा है भाई इंडस्ट्री में, या फिर कस्टमर डिमांड में डिक्लाइन आ रहा है, बिकॉज ये पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहे हैं। रैपिड ग्रोथ, मतलब इन टर्म्स ऑफ रैपिड ग्रोथ, अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, तो वो भी हमारी इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। और अब एंटिटी स्पेसिफिक आ गए। एंटिटी स्पेसिफिक क्या हो गया? हाई वल्नरेबिलिटी टू रैपिड चेंजेस,
सॉरी, ये नीचे ऑपरेटिंग लॉसेस, हमें लॉसेस हो रहे हैं या फिर हमारा नेगेटिव कैश फ्लो है, तो ये दोनों हमारे हो गए एंटिटी रिलेटेड पॉइंट्स। तो इस तरह से करके आप तीन में अपने बाइफिकेट कर सकते हो, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशंस। आगे चलते हैं। क्या गिवन है अब यहाँ पे, एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ थर्ड पार्टीज ड्यू टू। अब हमारा जो मैनेजमेंट है उस पर एक्सेसिव प्रेशर है, क्यों? क्योंकि उसे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि करने हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज का उस पर प्रेशर है। क्या प्रेशर हो सकता है? प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशंस। फॉर सपोज हमें फंड रेज करना है, अब फंड रेज करने के लिए हमारा रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के लेंडर है या फिर हम किसी वीसी के पास जा रहे हैं तो ही वो हमें पैसा देता है। तो उस केस में क्या है, हमें अच्छा प्रॉफिट दिखाना है, हमें अच्छा रेवेन्यू दिखाना है, तो हमें अपना विंडो ड्रेस करना पड़ेगा पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। हो सकता है रेवेन्यू को इन्फ्लेट भी करना पड़े, एक्सपेंसेस को डिफ्लेट करना पड़े। तो ये क्या हो गया, हमारे जो एक प्रॉफिट या हमारे ट्रेंड लेवल जो एक्सपेक्टेशंस है उन्हें मीट आउट करने के लिए हमारे पास ऊपर प्रेशर है, और उनको मीट करने के लिए हमें फ्रॉड करना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे वो बहुत ज्यादा बुरे होंगे हमारे लिए। एडवर्स इफेक्ट्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, या फिर हमारा जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर हमने नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है, और हमने किया तो फ्रॉड हो ही रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन ट्रांजैक्शन सच एज बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, नीड टू ऑब्टेन एडिशनल डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग। वही बात की, अगर हमें एडिशनल डेट इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए तो उस केस में हमें प्रॉपर फाइनेंशियल दिखाने पड़ेंगे। प्रॉपर फाइनेंशियल दिखाने के लिए हमें कुछ तो गड़बड़ियां करनी पड़ेगी अगर हमारी कंपनी सही नहीं चल रही है तो। मार्जिनल एबिलिटी टू मीट एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होता है तो उसकी कुछ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, तभी जाकर के स्टॉक एक्सचेंज मानता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अगर हमें फ्रॉड करना पड़ रहा है तो वो भी एक प्रेशर है हमारे ऊपर। तो बेसिकली ये मैनेजमेंट के ऊपर के प्रेशर थे कि किन वजहों से मैनेजमेंट प्रेशर में आता है टू कमिट फ्रॉड। सबसे पहले तो कि भाई अगर उसे अपना ट्रेंड लेवल, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करनी है तो वो एक प्रेशर है। अगर उसे मैनेज नहीं किया तो उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे वो प्रॉब्लमेटिक है। थर्ड पॉइंट क्या आ गया कि हमें अगर एडिशनल डेटा इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए तो उसके लिए भी हमें अपने विंडो ड्रेस करना पड़ेगा, तो वो एक प्रेशर है। एंड हमारे जो, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराना चाहते हैं तो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उन्हें मीट करना वो भी एक प्रेशर है। तो बेसिकली ये सारे हमारे पॉइंट्स इसमें गिवन है। आगे चलते हैं। अब इंसेंटिव प्रेशर में लास्ट पॉइंट क्या आता है, इंडिकेशंस दैट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इज थ्रेटन्ड बाय एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब ऐसे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी क्यों, अगर एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की नीचे जाएगी तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, उन पे क्यों प्रेशर आ रहा है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या रैशनल है उसके पीछे। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी, अगर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी जनरली उनके पास शेयर्स होते ही हैं तो उन्हें डर रहता है कि अगर इसका शेयर प्राइस नीचे गया और हमने कितने शेयर खरीद रखे तो हम तो डूब जाएंगे। तो उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या हो गया कि अगर शेयर प्राइस नीचे गई तो प्रॉब्लम आएगी, तो वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की हमेशा मेंटेन रहे। दूसरा, पर्सनल गारंटीज ऑफ डेट्स ऑफ एंटिटी। अगर एंटिटी ने कोई डेट ले रखा है और उसकी पर्सनल गारंटी किसने दी, डायरेक्टर ने दे रखी है, तो डायरेक्टर को तो लगेगा अगर कंपनी डूब गई तो जो लेंडर है वो मेरे पास आएगा, तो चाहते हैं कि कंपनी बची रहे ताकि कंपनी ये पैसा पे करे। थर्ड, देयर इज एक्सेसिव प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू मीट फाइनेंशियल टारगेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी। अब टीसीडब्ल्यूजी ने कुछ फाइनेंशियल टारगेट सेटअप किए हैं तो उन्हें मीट करना जरूरी है। अगर मीट नहीं किया तो टीसीडब्ल्यूजी निकाल भी सकता है या फिर उनका कॉम्पेंसेशन रोक सकता है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यही गिवन है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर कॉम्पेंसेशन बीइंग कंटेंजेंट अपॉन अचीविंग अग्रेसिव टारगेट्स। अगर उन्होंने उसके टारगेट्स अचीव नहीं करे तो उनके कॉम्पेंसेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, उनको बोनस हाइक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से करके हमारा जो मैनेजमेंट है टीसीडब्ल्यूजी है उनको बहुत ज्यादा लगता है कि हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी का वो मेंटेन रहे, अदरवाइज उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्या क्या पॉइंट्स हो गए, एक तो ये कि उनका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर उन्होंने पर्सनल गारंटी दे रखी है, या फिर उनपे प्रेशर है टू अचीव द टारगेट, और उनका जो कॉम्पेंसेशन है वो उस टारगेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। देखो फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो दो तरीके का हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, उनका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, और इनडायरेक्ट कैसे हो गया कि भैया पर्सनल गारंटी है, उन्होंने नहीं पिएगा तो मेरे ऊपर आएगा। तीसरा अपना कौन सा पॉइंट है कि एक्सेसिव प्रेशर है टू अचीव द टारगेट, टारगेट अचीव नहीं किया तो उनकी कॉम्पेंसेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से करके अपने ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं अंडर इंसेंटिव या प्रेशर। ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर अपना एफएफआर में आता है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या गिवन है, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आरपी इज रिलेटेड पार्टी। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, relate RP is
रिलेटेड पार्टी। एंड ओसीओबी क्या है हमारा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड हमारा ये पीडी क्या है? पीडी इज पीरियड एंड। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स थे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब हमारे जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हुए वो ऐसे हैं कि ये तो हमारा बिजनेस नहीं है, तो भी ऐसे ट्रांजेक्शंस होने का क्या मतलब है? मतलब हम बेचते तो ये फर्नीचर का आइटम है, लेकिन हमने ये लोहे का आइटम क्यों बेचा हुआ है? इसमें इसका क्या काम है? हम तो फर्नीचर बेचते हैं। तो इस तरह से अगर हमने कुछ आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया है तो वो एक क्वेश्चन बनता है कि हाँ भाई, आप तो कुछ तो गड़बड़ी की गई है। बिकॉज हमें पता है रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन को पकड़ना आसान नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए। Strong financial presence or ability to dominate industry sector to dictate terms and conditions, TNCs terms and conditions to suppliers और customers। मतलब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अगर हम किसी इंडस्ट्री में, उसमें हम सबसे मेजर मार्केट प्लेयर है, तो हम इंडस्ट्री में किसी भी तरह से टर्म्स को, कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं बाकी कंपनीज को कि भाई नहीं, आज तक हम 30 डेज पे देते थे, अब हम 15 डेज के ड्यू पे ही देंगे। तो इस तरह से करके अगर हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकते हैं, तो हम फ्रॉड आराम से कर सकते हैं। बिकॉज हमें पकड़ना तो मुश्किल होगा, बिकॉज पूरी तो इंडस्ट्री हम ही चला रहे हैं। फिर क्या देखा है? ALRE। ALRE क्या है? Asset Liability Revenue Expenses based on significant estimates। Let me just write it over also। सबसे पहले तो TNC क्या है हमारा? Terms and Conditions। एंड हमारा ALRE क्या है? Asset Liability Revenue Expense। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ALRE बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स दैट इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट दैट आर डिफिकल्ट टू कोरॉबोरेट। देखो, अगर जो भी एस्टिमेट बनते हैं उसमें मैनेजमेंट का जजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट तो अपने जजमेंट में ले सकता है, तो ऑडिटर भी उसको एक्चुअल में एकदम विथ 100% गारंटी नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि हाँ ये एस्टिमेट सही बेसिस पे बना है कि नहीं बना है। तो मैनेजमेंट को भी पता है कि 100% तो चेकिंग ऑडिटर कर नहीं सकता, और ये तो मेरा पर्सनल जजमेंट है, मैं अपना पर्सनल जजमेंट कभी भी चेंज कर सकता हूँ, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है। सिग्निफिकेंट अनयूजुअल और हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन क्लोज टू पीरियड। अगर हम क्लोज कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, एक को बेचा दूसरे को बेचा, से 10 को बेच करके वापस से घूम के मेरे पास ही आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो गया, बिकॉज इससे पकड़ना मुश्किल है, तो ये भी अपॉर्चुनिटी बनती है। सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस कंडक्टेड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स वेयर ऑफरिंग बिजनेस एंड वेयर डिफरिंग बिजनेस एनवायरमेंट्स एंड कल्चर्स एग्जिस्ट। मतलब हमने ट्रांजेक्शन किसके साथ करें? ऐसी जो अदर इंटरनेशनल बॉर्डर्स में जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, एंड बेसिकली सब इसलिए किया जाता है ताकि हम टैक्स बचा सकें। जो भी मेजर ट्रांजेक्शन है वो दूसरी कंट्री में दिखा दिया, दूसरी कंट्री में टैक्स कम है तो वहाँ पे टैक्स बच गया, इंडिया में टैक्स लगा नहीं। तो इस तरह के अगर हमने काम करे हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, बिकॉज हमारे पास एक कंपनी, हमारी सिस्टर कंपनी दूसरी कंट्री में है, तो आराम से ये काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी बनती है। यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडिएरीज फॉर विच देयर इज नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। हम इस तरह के बिजनेस इंटरमीडिएरीज यूज कर रहे हैं जिसका कोई बिजनेस जस्टिफिकेशन नहीं, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बिजनेस इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है, फिर भी हम अगर यूज कर रहे हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ क्या है, एंड क्या ये रिलेटेड हमारे बिजनेस से है या नहीं। अगर नहीं होगा तो वो एक तरह का फ्रॉड है। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और सब्सिडरी और ब्रांच ऑपरेशंस इन टैक्स हेवन जुरिसडिक्शन। टैक्स हेवन जुरिसडिक्शन हमारे कौन से? बेसिकली यूएई कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज है, बिकॉज वहाँ पे इतना टैक्स नहीं है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपना पैसा वहीं पार्क करते हैं, वहीं पे अपना ब्लैक मनी रखते हैं ताकि उस पर टैक्स नहीं लगे, तो वो भी क्या एक अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि मैम अब हम इन सारे पॉइंट्स को लर्न कैसे करें। तो इसको लर्न करने के लिए भी मैंने एकदम शॉर्ट सी लाइन बनाई है जिससे आप सारे के सारे पॉइंट्स इजीली लर्न कर पाओगे। लेट मी जस्ट शो यू दैट लाइन। ये रही। Related party and business intermediary across international borders and in tax haven jurisdictions do. Second, let me just remove this. अब पढ़ो आप इस लाइन को। रिलेटेड पार्टी एंड बिजनेस इंटरमीडियरीज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड इन टैक्स हेवन jurisdictions क्या करते हैं? डू हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस दैट आर डिफिकल्ट टू
कोरॉबोरेट, इससे आपके सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। कैसे? रिलेटेड पार्टी वाला कवर हो गया, बिजनेस इंटरमीडिएरीज का कवर हो गया, इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाला हो गया, टैक्स हेवन ज्यूरिसडिक्शन वाला बैंक अकाउंट्स का कवर हो गया, हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस कवर हो गया, एंड डिफिकल्ट टू कोरॉबोरेट मतलब जो असेट लायबिलिटी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस वाला था वो पॉइंट भी इसमें कवर हो गया। अब आप बोलोगे मैम कोई पॉइंट बचा है? हाँ, एक पॉइंट बचा है जो कि आपको सेपरेटली एक बार देखना पड़ेगा उसे। वो पॉइंट कौन सा है वो भी मैंने मार्क कर दिया है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रेजेंस और एबिलिटी टू डोमिनेट इंडस्ट्री सेक्टर टू डिक्टेट टर्म्स एंड कंडीशंस टू सप्लायर्स और कस्टमर्स। इसके अलावा बाकी के अपने ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। बेसिकली आप देखोगे तो ये अपने पास कितने पॉइंट्स है? ये 7 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स अपने लाइन से कवर हो गया एंड ये अपना 7th पॉइंट था। तो अगर आपने 6 पॉइंट्स भी कर लिए दैट इज सफिशिएंट। वो आप आराम से अगर एग्जाम में लिख करके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड आपको कुछ नहीं करना, बस उस लाइन को याद रखना है एंड उससे जितने भी आपके कीवर्ड्स है वो आपको याद आ जाएंगे एंड देन आप अपनी पूरी लाइन को बना पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव। अब बेसिकली अपने पास वो पॉइंट्स दे रखे हैं कि हमारा एटीट्यूड, हमारा रैशनलाइजेशन, हमारा कॉन्शियस कैसे डिक्टेट करता है कि हाँ हम फ्रॉड करेंगे या नहीं करेंगे। नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज और डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेट्स। भाई जो हमारा नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे क्या मतलब होना चाहिए कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्या एस्टिमेट्स, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो भाई क्यों ले रहा है? उसको क्या कुछ गड़बड़ी करनी है? उसे लग रहा है कि अगर मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ तो मुझे प्रोविजन में एस्टिमेट में चेंज करना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ कैश वगैरह में चेंज करना पड़ेगा, तभी इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो शो करता है कि हाँ यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो सकता है। नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, भाई ये तो पुराने पापी रह चुके हैं, सिक्योरिटीज लॉ का, अदर लॉज का इन्होंने खूब वायलेशन किया, तो ये तो पुराने पापी है, तो इन पे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा बिकॉज इनका तो रैशनलाइजेशन खराब ही है। एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग एंटिटी स्टॉक प्राइस और अर्निंग ट्रेंड। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने शेयर प्राइस मतलब शेयर खरीद रखे हो तो आपको लगेगा कि भाई इनका शेयर प्राइस मेंटेन रहना चाहिए, इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही रहनी चाहिए ताकि हम डूबे नहीं। अगर इनका शेयर प्राइस गिर गया तो हम तो डूब जाएंगे। तो अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं मैनेजमेंट की भाई इनका जो स्टॉक प्राइस है वो मेंटेन रहे या फिर बढ़ता ही रहे, तो वहाँ पे दिखेगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं तो इनकी गड़बड़ी है, ये अपना स्टॉक प्राइस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फ्रॉड कर सकते हैं। इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट एंड मिनिमाइजिंग रिपोर्टेड अर्निंग्स फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजंस। दूसरा ये होता है कि भाई अगर अर्निंग खूब है लेकिन लग रहा है कि इतनी अर्निंग है तो टैक्स भी खूब देना पड़ेगा, तो पहले तो ट्राई करते हैं कि हम किसी भी तरह से टैक्स से बच जाए नॉर्मली, मतलब टैक्स प्लानिंग करके। लेकिन जब लगता है कि भाई किसी भी तरह से नहीं बचा जा सकता तो फिर वो करते हैं टैक्स इवेजन। ठीक है, तो वो भी एक पॉइंट बनता है फ्रॉड का। लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट, भाई देखो पूरी कंपनी को कौन चलाता है? देखो एक तो टीसीडब्ल्यूजी होते हैं जो कि होते हैं मालिक लोग, लेकिन एक्चुअल में कंपनी को कौन चलाता है? मैनेजमेंट चलाता है। अब सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल को देख के लग रहा है कि ये तो ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड लग ही नहीं रहे हैं भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुखी दुखी से है कंपनी से। तो भाई जब वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो अपने आप इनसे दिखेगा कि इनका मन खराब है, इनका एटीट्यूड नहीं है कि कंपनी को चला सके एंड देर इज चांस कि हाँ ये फ्रॉड भी करें। डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर्स इन अ क्लोजली हेड एंटिटी, भाई अगर जो शेयर होल्डर्स है क्लोजली हेड एंटिटी कौन सी है? हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को हम क्लोजली हेड एंटिटी कहते हैं। तो अगर जो उनके शेयर होल्डर्स है उनके बीच में अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वहाँ पे दिखेगा कि अगर दो शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं बन रही तो वहाँ पे हो सकता है कि फ्रॉड भी हो। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड करंट एंड प्रीडिसेसर ऑडिटर इज स्ट्रेन्ड। अब भाई अगर ऑडिटर के साथ जो हमारे मैनेजमेंट है उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं तो भाई ऑडिटर तो गलतियां बताएगा, मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है तो वो तो गलतियां दिखेंगी ना कि ऑडिटर बोल रहा है लेकिन मैनेजमेंट मान नहीं रहा, यानी मैनेजमेंट छुपाना चाह रहा है, तो वहाँ पे भी फ्रॉड के चांसेस बनते हैं। अब उस रिलेशनशिप के स्ट्रेन होने के यानी उसमें प्रॉब्लम होने के क्या क्या और सब बाइफिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या एरियाज हो सकते हैं जहाँ से उनका रिलेशनशिप में स्ट्रेन आए, स्ट्रेन यानी प्रॉब्लम हो। frequent disputes with current predecessor auditor on accounting, auditing and reporting matters। अब अगर कोई ऑडिटर अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑडिटिंग से रिलेटेड कोई मैटर लेके जा रहा है लेकिन मैनेजमेंट मान ही नहीं रहा तो वो एक डिस्प्यूट का कारण बन गया। अनरीजनेबल डिमांड्स रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ ऑडिट और इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, भाई मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप आज ऑडिट करने आए हो परसों मुझे ऑडिट रिपोर्ट दे देना। भाई इतनी जल्दी ऑडिट रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं? पूरी 250 करोड़ की कंपनी है, चेक तो करना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट इस तरह की जल्दी मचा रहा है तो वो एक एरिया बनता है कि मैनेजमेंट ज्यादा चाहता नहीं कि हम चेकिंग करें, चेकिंग करेंगे तो चीजें सामने आएंगे, वो चाहता नहीं है कि हम फ्रॉड को पकड़े, तो वो एक एरिया बनता है फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स का।
रिस्ट्रिक्शंस दैट इनएप्रोप्रिएटली लिमिट एक्सेस टू पीपल और इन्फॉर्मेशन और एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ये अपन ने ऐसे 210 में पढ़ा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑडिटर को फ्री एक्सेस दे टू एवरी पर्सन, जो भी एम्प्लॉय है कंपनी का, कि वो उससे बात करके सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सके। लेकिन अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कुछ तो छुपाना चाह रहा है, तो वो भी एक फ्रॉड का रीजन बनता है। डोमिनेटिंग मैनेजमेंट बिहेवियर टू इन्फ्लुएंस स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क। डोमिनेटिंग क्या है कि भाई मैनेजमेंट डोमिनेट कर रहा है ऑडिटर को, ऑडिटर बोल रहा है कि मेरे ये 4 चीजें स्कोप में आती है, इन डिटेल ये चेक करूंगा, इन डिटेल वो चेक करूंगा। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि नो, आप ये डिटेल चेक नहीं करोगे, बस सैंपल चेक के लिए ये 4 पेपर्स पकड़ो, इनको चेक करो एंड देन दिस इज ओके, हमें इससे ज्यादा स्कोप ऑफ वर्क चाहिए नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम एरिया बनता है ऑफ द फ्रॉड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि मैम हम इन सारे पॉइंट्स को लर्न कैसे करें। तो बिल्कुल सिंपल है सारे पॉइंट्स को लर्न करना। देखो, सबसे पहले मैनेजमेंट से रिलेटेड कितने पॉइंट्स हैं। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेंटेनिंग स्टॉक प्राइस, मिनिमाइजिंग अर्निंग्स, minimizing earnings, relationship with auditor restraint and low morale among senior management। अब आगे रिलेशनशिप विद ऑडिटर में स्ट्रेन में अपन क्या देख सकते हैं, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स हैं, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के लिए अनरीजनेबल डिमांड है, लिमिट कर रहे हैं एक्सेस टू पीपल एंड डोमिनेटिंग बिहेवियर। तो इससे आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए। 2 पॉइंट्स बचते हैं। 2 पॉइंट्स कौन से बचते हैं, एक तो पुराने पापी वाला एंड डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर्स इन अ क्लोजली हेल्ड एंटिटी। तो बस आपकी ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने हैं, बाकी के सारे पॉइंट्स आपके यहाँ से कवर होते हैं। फिर भी आपके यहाँ से कितने कवर हो गए, 1 2 3 4 5 एंड उसके आगे के ये सब पॉइंट्स। तो आपके 5 पॉइंट्स, जो कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो उतने तो कवर हो गए। लेकिन फॉर ऑन द सेफर साइड हमें ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा में भी और कर लेने चाहिए, ताकि हम एकदम सेफ रहे अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है।